दफन 45। दोपहर के खाने के बाद घर में हल्की सी शांति छा गई थी। बच्चे अपने कमरों में थे, रचित और जॉन भी आराम करने चले गए थे। बाहर आत्माराम और बबली गाड़ी की सफाई में लगे हुए थे। पलक किचन में अकेले खड़ी धीरे धीरे बर्तनों को समेट रही थी। तभी पीछे से किसी के आने की आहट हुई। किचन समेटने का काम अकेले कर रही हो? चलो मैं भी मदद कर देता हूँ। पलक चौंककर पीछे मुड़ी और अनिकेत को किचन के दरवाजे पर खड़ा देख निहाल हो उठी। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान आ गई। प्रोफेसर साहब, आप भी ना? इतनी फुर्सत कब से मिलने लगी आपको? अनिकेत उसकी ओर बढ़ता हुआ, बस सोचा कि आज तुम्हें अकेले काम करते देखकर खुद को शरीफ पति साबित कर दूं। ये सुनते पलक हंस पड़ी और बर्तनों को धोने से रोककर अनिकेत की ओर प्यार भरी नजरों से देखने लगी। ये आपको साबित करने की जरूरत नहीं है। इस पर दोनों की नजरें मिलकर आपस में मुस्करा दी। पलक आगे कह उठी, वैसे अगर सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो गैस ऑन कर दीजिए, चाय बनाते हैं। ये सुनते अनिकेत ने गैस ऑन कर दिया और पलक चाय पत्ती निकालने लगी। अनिकेत वहीं खड़ा उसे देखने लगा। पलक, तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारे हाथ की चाय सबसे ज्यादा पसंद है। इस पर पलक शरारती अंदाज में कहने लगी, अच्छा तब तो आज मैं आपको ही चाय बनाने दूंगी। आज मैं आपके हाथों की चाय पीऊंगी। ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इस पर पलक ने मुस्कराते हुए अनिकेत के हाथ में चम्मच और दूध का पतीला थमा दिया। अनिकेत ने चाय बनानी शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने चाय पत्ती डाली, पलक झट से बोल पड़ी, अरे रुकिए, इतनी ज्यादा डाल दी? क्या लोगों को जगाने वाली चाय बना रहे हैं? इस पर बेचारा अनिकेत संकुचा उठा। इस पर पलक हंस पड़ी और खुद ही चाय ठीक से बनाने लगी। अनिकेत पास खड़ा उसे निहारता रहा। कुछ पलों की यह शांति उनके बीच एक खास जुड़ाव का एहसास करा रही थी। जब चाय तैयार हुई, अनिकेत ने कप उठाया और एक घूंट लिया। बस वही स्वाद जो हमेशा ताजगी दे जाता है। पलक प्यार से मुस्कुराती अनिकेत को देखते हुए बोली, काश ये पल यूं ही ठहर जाए। अनिकेत ने पलक के हाथ को हल्के से पकड़ा और धीरे से कहा, कुछ पल ठहर नहीं सकते, लेकिन उन्हें हमेशा महसूस किया जा सकता है। अनिकेत चाय के 2 कप ट्रे में रखता बालकनी की ओर बढ़ता है, जहां जॉन आराम से कुर्सी पर बैठा था, आंखें बंद किए हुए। हल्की ठंडी हवा बह रही थी, जिससे माहौल और भी शांतिपूर्ण लग रहा था। जॉन, तुम्हारी चाय, अब इसे पीकर थोड़ा फ्रेश महसूस करो। अनिकेत की आवाज सुनकर जॉन धीरे से आंखें खोलता है और अनिकेत की ओर देखता है। वह चाय का कप उठाता हुआ एक सिप लेकर गहरी सांस लेता है। जॉन संतोष भरी मुस्कान के साथ, यार, घर की बनाई चाय के स्वाद में कुछ अलग ही बात होती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पुरानी यादें जिन्हें कभी भूला नहीं जा सकता। अनिकेत हल्का हंसता है और बालकनी की रेलिंग पर टिक जाता है। दोनों कुछ पलों तक चुपचाप चाय पीते हैं, जैसे किसी अनकहे एहसास को महसूस कर रहे हों। क्या सोच रहे हो जॉन? बस उसी काशी में उलझा हूँ। उस दिन फिर चर्च में 2 बार जान बची मेरी। अनिकेत, तुम्हें क्या लगता है, वो महज एक संयोग था या कोई सोची समझी चाल? अनिकेत अब गहरी सांस लेते हुए कहता है, चर्च का पता नहीं, पर काशी तो एक रहस्यमय जगह है। जॉन, वहाँ कुछ भी असामान्य होना कोई नई बात नहीं, लेकिन जो हमने वहाँ देखा, महसूस किया, वो किसी इत्तेफाक से ज्यादा था। मैं सोच रहा हूँ कि तभी अंदर से पलक की आवाज आती है, मैं जरा बच्चों को देखकर आती हूँ, तब तक आप लोग चाय पियो आराम से। अनिकेत और जॉन हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला देते हैं। पलक जैसे ही बच्चों के कमरे की ओर बढ़ती है, तभी लैंडलाइन की घंटी अचानक बज उठती है। पलक ठिठक जाती है और तुरंत फोन उठाती है। हेलो। फोन के दूसरी तरफ किसी की आवाज घबराई हुई थी। प्रोफेसर अनिकेत से बात करवा सकती हैं? पलक चौंकते हुए पूछती है, आप कौन? अज्ञात व्यक्ति तेज आवाज में कहने लगा, मैं काशी से बोल रहा हूँ। प्लीज उनसे कहिए कि यह बहुत जरूरी है। पलक को अनहोनी का आभास होता है। वह तुरंत बालकनी की ओर मुड़ती है और आवाज लगाती है,
सुनिए, आपके लिए काशी से कोई एजेंट कॉल है। ये सुनते अनिकेत और जॉन दोनों चौकन्ने हो जाते हैं। अनिकेत झट से बालकनी से उठता है और अंदर जाकर फोन पकड़ता है। हेलो, मैं अनिकेत बोल रहा हूँ, क्या हुआ? दूसरी ओर कुछ क्षणों तक सन्नाटा था, फिर घबराई हुई आवाज आई। सर अनिकेत सर, मैं नारायण बोल रहा हूँ, खुदाई साइट से। बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। ये सुनते ही अनिकेत की भौहें चढ़ गईं। अब पास में बैठे जॉन और रचित भी चौकन्ने हो गए। अनिकेत चिंतित होकर पूछने लगा, नारायण, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? नारायण हौंफते हुए घबराहट में कह रहा था, सर यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। खुदाई के दौरान अचानक जमीन धंस गई और हमने किसी को देखा, लेकिन वो इंसान नहीं था सर। क्या मतलब? वहाँ क्या मिला? नारायण डर से कांपती आवाज में कह रहा था, सर, हमें एक पुराना तहखाना मिला था। हमने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई हमारे आसपास चल रहा हो। और फिर अचानक खुदाई कर रहे मजदूरों में से एक चीखते हुए भागा। उसने कहा कि उसने किसी को देखा। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि उसकी आंखें चमक रही थीं, सर। अब तक जॉन भी उत्सुकता से फोन की बातचीत सुन रहा था। उसने हल्के स्वर में अनिकेत की ओर देखा और इशारा किया, यह मामला कुछ गड़बड़ है। अनिकेत गहरी सांस लेता शांति से कहने लगा, नारायण, तुम सब वहीं रुको। घबराओ मत, मैं जल्द से जल्द वहां पहुंचने की कोशिश करता हूँ। नारायण डर से कांपता अभी भी कह रहा था, सर, जल्दी आइए, यहाँ मजदूर काम करने को तैयार नहीं हैं और माहौल कुछ अजीब सा हो गया है। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। ठीक है, मैं जल्दी पहुँचता हूँ। अनिकेत कॉल काटने ही वाला था कि उसे कुछ याद आया। उसने जल्दी से पूछा, अच्छा नारायण, वहाँ प्रोफेसर साहिल हैं? दूसरी तरफ से थोड़ी हलचल की आवाज आई, फिर नारायण बोल पड़ा, सर, प्रोफेसर साहिल तो 2 दिन पहले ही साइट से चले गए थे। उन्होंने कहा था कि उन्हें कुछ जरूरी काम है। अनिकेत की भौहें सिकुड़ गईं। अनिकेत ने जल्दी से पूछा, कहाँ गए हैं? कोई जानकारी? सर, उन्होंने कुछ बताया नहीं, लेकिन जाते जाते किसी से फोन पर बात कर रहे थे। ये सुनते ही अनिकेत थोड़ा सोच में पड़ गया, फिर आगे पूछता है, ठीक है, और ध्रुव, वह कहाँ है? दूसरी तरफ हल्की खामोशी छाई रही, फिर वह थोड़ा झिझकते हुए बोला, सर, ध्रुव तो अब साइट पर आता ही नहीं। जब से महिरा वाली घटना हुई है, तब से उसका रवैया बदल गया है। वो सिर्फ 1-2 बार साइट पर आया और फिर अचानक गायब हो गया। क्या उसने कुछ अजीब हरकत की थी? इस पर नारायण थोड़ा सोचते हुए कहने लगा, जी सर, एक बार उसने खुदाई के पास खड़े होकर बहुत देर तक एक ही जगह घूरते हुए कुछ बड़बड़ाया था, जैसे किसी से बात कर रहा हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर एक दिन अचानक वह चला गया और तब से कोई खबर नहीं है। अनिकेत अब और भी गंभीर हो गया। क्या तुम कह रहे हो कि ध्रुव भी काशी से बाहर गया है? संभावना तो लगती है सर, लेकिन पक्का नहीं कह सकता। ठीक है, अभी तुम वहाँ ध्यान रखो, मैं जल्दी ही पहुँचता हूँ। अनिकेत ने फोन डिस्कनेक्ट किया और कुछ देर गहरी सोच में पड़ गया। अब ये साफ था कि काशी में कुछ बड़ा घटित हो रहा था। प्रोफेसर साहिल कहाँ था? और हो सकता था कि ध्रुव भी अब गायब हो। अब काशी सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसा रहस्य बनती जा रही थी, जिसे जितना सुलझाने की कोशिश की जा रही थी, उतना ही उलझता जा रहा था। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना न भूलें। धन्यवाद।